मैं डॉक्टर पंकज भारती। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन ये वीडियो एक बहुत ही मेरे लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं अपने गुरु जी के साथ हूँ। आज हमारे गुरु जी हैं डॉक्टर विमल छाजेड़। इन्होंने 1989 में अपना काम स्टार्ट किया था एज ए सीनियर रेजिडेंट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली से। इसके बाद 1995 में इन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। इनके मन में बहुत कुछ नया करने का विचार था। जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो मैं एक बार दिल्ली गया था, तो सर के मैंने बहुत सारे पोस्टर्स देखे थे जहाँ पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया हुआ था कि ऐसे वो सारे पेशेंट जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, जिनको हार्ट सर्जरी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, ये नॉन इन्वेजिव नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से उनको अपनी बीमारी से छुटकारा दिलवा रहे थे। तो मैं सर के द्वारा ही जानूँगा कि आखिर इनके मन में ये विचार कहाँ से आया। सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि जिनको मैं एक इमेज की तरह देखता था, जिसको मैं हमेशा गुरु की तरह देखता था, आज उनसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। और आपके ही फार्म हाउस में, मैं देहरादून में हूँ। तो सर, ये विचार आपको कैसे आया था कि आपको इस तरीके का कुछ काम करना है, जबकि आप ऑलरेडी वर्ल्ड का एक मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर थे और वहाँ पे आपका बहुत ही शानदार करियर था। ऐसा हुआ कि 86 में मैं दिल्ली आया जी। मैं कलकत्ता से MBBS वगैरह किया था और मैं दिल्ली में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में काम कर रहा था, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। एक पेशेंट ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हाँ। वो आए थे, उनको एंजाइना था। हाँ। उनका हार्ट की बीमारी थी। मैंने उनको दवाइयाँ दिया और उनको खाना पीना रहन सहन के बारे में खास कुछ बताया नहीं था। उसकी सिगरेट चलती गई, खान पीन गलत चलता गया। उसकी थोड़ी बीमारी बढ़ी तो मेरे पास आया, तो हमने जैसे एज यूजुअल दवाई बढ़ा दी। फिर थोड़े दिन बाद आया और बढ़ा दी। फिर थोड़े दिन बाद दिया और बढ़ा दी। अल्टीमेटली उसकी हार्ट अटैक हुई और मेरे ही हॉस्पिटल में ICU में उसकी एडमिटेड करा गया और वहीं पे उसकी डेथ हो गई। ओके। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि मालूम नहीं मेरे ट्रीटमेंट में कहीं गलती थी क्या। तब तक मैं ये सोचता था हमारे मेडिकल साइंस की जो ट्रीटमेंट है वो बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि इसको तो दवाई मैं दे भी रहा था, फिर भी बीमारी कैसे, इसका हार्ट अटैक हो गया। उस दिन मैंने सडनली सोचते सोचते मेरे दिमाग में आया कि इसका खान पीन रहन सहन गलत था, इसके फैट खाने का आदत था, सिगरेट स्मोकिंग करता था, ओवरवेट था, और ये सब को लेके मैंने खास कुछ नहीं करा, खाली दवाई लिख के छोड़ दिया। और उस दिन मैंने रियलाइज किया कि इंडिया के सारे कार्डियोलॉजिस्ट करीब करीब यही काम कर रहे हैं कि बीमारी बढ़ने दो, दवाइयाँ देते जाओ। और उस दिन मैंने अपने बॉस से जाके बात किया। मैं बोला, सर व्हाट इज दिस ट्रीटमेंट वेयर द डिजीज ग्रोज। मैंने छोटे से ये सीखा था कि बीमारी ठीक होना ये तो ठीक अच्छी बात है, बीमारी बढ़ना तो फिर कैसा ट्रीटमेंट है। मेरे बॉस ने समझ तो लिया, बोला तुम्हें क्या लगता है सारे कार्डियोलॉजिस्ट गलत रास्ते चल रहे हैं। मैं बोला एग्जैक्टली बोल रहा हूँ आपको। तो उन्होंने बोला था, देखो पेशेंट क्या खाएगा नहीं खाएगा वो हमारा हेडेक नहीं है, वो कैसे चलेगा क्या करेगा उसको छोड़ दो, तुम दवाई दो। मैं बोला, सर दवाई दूंगा तो बीमारी तो बढ़ जाएगी और वो गलत लाइफस्टाइल चलेगा तो मेरे पास तो वापस आएगा। बोला तुम दवाई बढ़ा देना। मैं बोला फिर आ गए तो बोला और बढ़ा देना। मैं बोला फिर आ गया तो और बढ़ा देना। मैं बोला फिर हार्ट अटैक लेके आए तो बोला एडमिट कर लेना। मैं बोला डेथ हो जाए तो बोला सर्टिफिकेट बना देना, सरकार अलाउ करती है। मेरे को उन्होंने बोला था, देखो तुम एक छोटे से डॉक्टर हो, इतने लोगों को क्वेश्चन मत करो, वही करो जो सारे कर रहे हैं। पर उस दिन मेरे अंदर एक बीज आ गया था कि ये कार्डियोलॉजी का ट्रीटमेंट सही चल नहीं रहा है और इसको रेक्टिफाई होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद 2 साल में MD करते वक्त भी इस पे रिसर्च किया और एम्स में भी 6 साल मेरी रिसर्च ये चलती गई कि हार्ट के मरीजों को दवाई देने तैयार हूँ, पर उसके संग क्या क्या और किया जा सकता है, खान पीन में, वॉकिंग, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो बीमारी के असली जड़ है उनको हटाया कैसे जाए। और वहाँ से हमने एम्स में इसके ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट लिया एंड बहुत बढ़िया रिजल्ट्स रहे। 95 में मेरे को लगा कि इतने सारे लोगों को इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो फिर तो इसको तो मैं कहीं पे भी करवा सकता हूँ। आपने जब अपने प्रोजेक्ट लिए थे तो वो कौन सी बुक्स थी जिनको पढ़ के आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव मुझे याद है ये रिसर्च मैं कर रहा था 1990 में। मेरे एक जूनियर आके बोले, डॉक्टर साहब आज ना लैंसेट पे मैंने आर्टिकल लाइब्रेरी में पढ़ा है, आप जो कर रहे हो एग्जैक्टली सेम चीज एक डीन ऑर्निस करके अमेरिका में डॉक्टर कर रहा है। मैं बोला यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं गया इमीडिएटली लाइब्रेरी में जाके लैंसेट की आर्टिकल पढ़ी। मैं बोला ये तो वही है जो मैं कर रहा था। और मेरे को संग दिमाग में आ गया कि अब तो मैं ठीक रास्ते ही चल रहा हूँ। एंड देन आई टुक अ ट्रेनिंग फ्रॉम हिम और मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया एम्स में। दैट वाज इनॉग्रेटेड बाय द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वाज देयर, एम्स के डायरेक्टर थे और वो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लाइफस्टाइल एंड हेल्थ, ये कॉन्फ्रेंस हमने एम्स में किया बहुत बड़े आकार में जनवरी 1995 में।
और उससे इतनी जोर हल्ला हुआ, और इनफैक्ट एम्स में भी मुझे बहुत ज्यादा कोऑपरेशन मिली नहीं थी। वही मैं पूछना चाह रहा था कि जब आपने ये शुरू किया था, जैसा आपने बताया कि आप अपने प्रोफेसर के पास गए थे, उन्होंने आपको इस तरीके से डीमोटिवेट किया, मैं ये नहीं कहूँगा, बट वो कहीं ना कहीं आपके लिए मोटिवेशन था, एक आप अपने आप को आगे चैलेंजेस के लिए तैयार कर रहे थे। तो जब आपने ये शुरू किया था तो आपको किस किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था? देखिए, एम्स में हम लोग पेशेंट लेने जाते थे कार्डियोलॉजिस्ट के पास, सर हमें ये प्रोजेक्ट है, हम हार्ट के पेशेंट्स को दवाइयाँ देंगे, पर उसके साथ साथ उनका लाइफस्टाइल बदल के उनको ठीक करेंगे, और ना उनको बाईपास सर्जरी जरूरत होगा, ना ही एंजियोप्लास्टी जरूरत होगा। अच्छा, ऑन फेस वैल्यू बोलते थे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और पेशेंट भेजते नहीं। तो मैं सोचने लगा करूँ क्या करूँ। तो फिर मैंने एक दिन दिमाग में आया, तो मेरे कोई पेशेंट आए हुए थे, वो खुद ही रिपोर्टर थे, उनको बोला आप क्यों नहीं इसको न्यूज़पेपर में निकाल देते हो कि एम्स में ऐसा एक प्रोजेक्ट लिया गया है जहाँ बिना बाईपास बिना एंजियोप्लास्टी के ट्रीटमेंट होता है। उन्होंने जाके एक प्रेस रिलीज बना के भेज दिया, और नेक्स्ट डे हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा बड़ा आर्टिकल आ गया कि एम्स में बाईपास एंजियोप्लास्टी बिना ट्रीटमेंट हो रहा है। और उस दिन से मेरे पास हजारों के लाइन लग गए। सर, आपसे उस पहले पेशेंट का एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा जिसको आपने कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, जिसका पूरा रिवर्सल हो गया था। हमारे एक मिस्टर VL तुली करके आए थे, मैं एम्स में था, और मैंने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे एम्स में ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत थे, क्योंकि सरकारी काम में लगा रखते थे, मेरा जो असली काम है वो थोड़ा निगलेक्ट हो रहा था। तो मेरे को ये लगा कि यार ये ट्रीटमेंट मैंने जब 300 लोगों की कर ली है और इतनी अच्छी रिजल्ट आ रहा, तो क्यों हम इसको बाहर भी कर लेंगे। मैंने रिजाइन करने का सोच लिया था, मेरा 35 इयर्स का जॉब बाकी था उस वक्त। बताइए, मैंने बोला चलो फिर भी मैं रिजाइन करूंगा। मैंने एक पेशेंट हमारे पास आए, मिस्टर VL तुली, उनके फादर पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन रहे में मिस्टर तुली। तो ही केम कि मैंने एक बाईपास सर्जरी करवाई है और रीब्लॉकेज हो गई है, और अभी डॉक्टर नरेश त्रेन बोल रहे दोबारा बाईपास करना पड़ेगा, मैं तैयार नहीं हूँ, तो मैं आपका ट्रीटमेंट करूँ। मैं बोला मैं तो रिजाइन कर चुका हूँ। बोला सर कोई बात नहीं, आपका जो क्लिनिक खुलेगा उसमें पहला पेशेंट मेरा नाम होगा। और आज के दिन 27 साल हो गए, उन्होंने दोबारा बाईपास नहीं की। उनको 37 साल हो गए बाईपास सर्जरी करे को, चल नहीं पाते थे, आज के दिन में हर काम करते हैं, और आज ही इज वन ऑफ माई बेस्ट पेशेंट्स। मेरा साउल का पहला पेशेंट था और आज भी चल रहा है। सर 1995 से अगर आज हम देखें तो बहुत लंबी जर्नी हो गई है। जब आपने स्टार्ट किया था तो आपकी सबसे पावरफुल अप्रोच क्या थी? देखिए, सबसे अच्छा चीज जो हम लोग करने लगे वो है कि हार्ट की बीमारी में ना एक कारण नहीं है, करीब 15-17 कारण है। हमने क्या किया, सारे कारणों को एक साथ कंट्रोल करना चालू किया। यही गलती, देखिए ऐसा नहीं है कि लाइफस्टाइल लोगों को समझ नहीं है, थोड़ा बहुत है, पर वो आधा आधा करते हैं और पूरा करते नहीं। तो हमने बोला ना पूरा करो, जब तेल देना नहीं है तो एक बूंद भी मत डालो। हमारे भगवान ने हर खाने के अंदर थोड़ी थोड़ी तेल डाली है, भगवान ने तेल की फैक्ट्री नहीं लगवाई है। तो हमने 0 ऑयल का खाना शुरू किया, और हमारी जो योग मेडिटेशन को भी शुरू किया, और एलोपैथी की दवाई साथ में रखी। हमने बोला दवाइयाँ टेस्ट हमारी वही चलेगी, खाली मुझे बॉडी को काटना नहीं, बिना काटे करना है, क्योंकि बॉडी एक ह्यूमन बॉडी जो है नेचर का ग्रेटेस्ट गिफ्ट है, और नेचर के संग छेड़खानी मत करो। मैं कई साल पहले जब एक बार आपका जो 1 डे सेमिनार आप अपने सेंटर पे करते हैं उसको मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे विश्वास नहीं था कि 0 ऑयल जो आप सावल ऑयल के नाम से जो खाना पकाते हैं, तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वो 0 ऑयल से जो है इतना स्वादिष्ट खाना बन सकता है। और सर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा था खाना खाया नहीं जाएगा, और उस दिन खाना इतना टेस्टी था कि मैंने ओवर ईटिंग कर ली थी। आप तो सर्व करके ऐसा है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, तेल में कोई टेस्ट होता नहीं, आप उंगली डालिए जीभ में लगाइए, कोई टेस्ट नहीं है। मसालों का टेस्ट होता है, बस मसाले को भूनना पड़ता है। वो भूनने का काम पानी से भी हो सकता है, तेल से भी हो सकता है। हम लोग पानी से भुनवाते हैं। अच्छा, लोगों को क्या धारणा है, इस तेल के जगह वो तेल अच्छा है, वो तेल अच्छा, सारे तेल बेकार हैं, सब एक से हैं। हमारे पास लोग आते हैं फिर कौन सा तेल यूज करें, तो मैंने पानी का नाम सावल ऑयल रख दिया। मैं बोला सावल ऑयल यूज करूँगी। इनफैक्ट मैं आपको इसी बहाने बता दूं, एक हमारे और बहुत प्रेस्टिजियस पेशेंट है, वो कलकत्ता के रिचेस्ट आदमी है, उनका नाम है RS अग्रवाल, राधेश्याम अग्रवाल। उन्होंने बाईपास सर्जरी करवाई थी 95 में, और 96 में उनको वापस रीब्लॉकेज हो गया। डॉक्टरों ने बोला जी आपको 6 स्टेंट लगाना पड़ेगा, कुछ ने बोला दोबारा बाईपास करो। और वो कलकत्ता से दिल्ली आए मेरे पास ढूंढ के कि सब वो ट्रीटमेंट, उन्होंने इंडिया टुडे या कोई में आर्टिकल पढ़ा था कि दिल्ली में एक डॉक्टर है बिना बाईपास बिना एंजियोप्लास्टी की ट्रीट करते हैं, एंड ही जॉइंड मी इन 96। और आज के दिन वो स्वस्थ हैं, और हार्ट से कभी उनको कभी कोई दिक्कत आई नहीं। मैं आप एक प्रश्न उठाता हूँ सर, जैसे आप बार बार बाईपास कर रहे हैं, तो जो बाईपास सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में होती है वो तो समझ में आती है सबको,
लेकिन जो आप जिस बाईपास की बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा वो बाईपास क्या है? देखिए ऐसा है, जब हम लोग ये लाइफस्टाइल चेंज और दवाइयों से हार्ट का पेशेंट को ट्रीट करते रहे तो बहुत अच्छी रिजल्ट आई। मेरे लाखों मरीज हो गए। ये RS अग्रवाल जी हमारे हैं, वो बोलते डॉक्टर साहब मैं आपके पास आया था तो मेरे पास 1000 करोड़ था, आज 1 लाख करोड़ हो गए। उन्होंने मेरे को इतनी मदद की, हर जगह उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया, पूरा कलकत्ता में बैनर लगा देते, होर्डिंग लगा देते थे, बाईपास कराओ मत, डॉक्टर साहब का अटेंड करो। तो ये चलता रहा सिलसिला। पर जो सबसे अच्छा रहा कि हमको पता चला 2006 में मेरे को पता चला एक और नया ट्रीटमेंट आ गया जिसका नाम है नेचुरल बाईपास। एक मशीन है जिससे हार्ट की बीमारी को हम लोग एक्स्ट्रा ट्यूब खोल सकते हैं हार्ट की बीमारी में। देखिए एक आदमी ने किडनी डोनेट किया, उसकी थियरी समझाता हूँ नेचुरल बाईपास का क्या मतलब। एक आदमी ने किडनी डोनेट किया, उसके दोस्त ने आके बोला तो कहाँ से लेकर आया, एक्स्ट्रा था तेरे पास? बोला हमने डॉक्टर से डिस्कस किया, बोला एक एक्स्ट्रा है। वैसे ही हार्ट में भी एक एक्स्ट्रा ट्यूब गॉड ने दिया हुआ है, उसका नाम है कोलैटरल्स। बैंक में लोन लेते हैं तो कोलैटरल मांगते हैं, बैकअप। और गॉड ने ऑलरेडी बैकअप ट्यूब दिया हुआ है, तो हम बोलते हैं उसी को खोल लो। पता चला वो मशीन से वो कोलैटरल को खोला जा सकता है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, ना बॉडी को एक स्क्रैच लगना है, ना कोई पंक्चर होना है बॉडी में। ये मशीन हमने इंपोर्ट किया और ये बहुत, ये US FDA अप्रूव था। तब तक इस पे 40 साल का रिसर्च हो चुका था। इसको ECP भी बोलते हैं। ये मशीन हमने इंपोर्ट किया और इसका ट्रीटमेंट किया। मेरे संग सिंक चल रहा था कि भाई बिना बॉडी को काटे और लाइफस्टाइल के संग इसको भी ऐड कर देते हैं, एंड द रिजल्ट्स वर फैबुलस। सर ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि जहाँ पे आपकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है वो भी खुल रहा है और साथ में कोलेटरल्स भी डेवलप हो रहे हैं। लाइफस्टाइल से ब्लॉकेज खुल रहा है और कोलैटरल से डेवलप किया। और उसके बाद हम लोग ने और एक ट्रीटमेंट इजाद किया, उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। आजकल आपने देखा होगा डिटॉक्स का नाम हर जगह चलता है, सबको डिटॉक्स करते हैं। तो हार्ट का भी डिटॉक्स होता है जिसमें EDTA और बहुत सारी दवाई मिला के दिया जाता है। और उसमें क्या होता है, ब्लॉकेज के ऊपर की जो परत है ना वो क्लीन हो जाती है। मैं आज 5 लाख हार्ट का पेशेंट लेके चलता हूँ, मैं बोलता अगर मेरी प्रोसेस में आप चलोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन बहुत किया है। जैसे कुकिंग का हमने 1000 वीडियोस डाल दिए है यूट्यूब में, हमने किताबें लिख दी, हमने 70 किताबें लिखी। हमने बोला हर चीज को फैलाते जाओ और इतनी फैला दो कि लोगों को लगे ये पॉसिबल है। सर आपका जो USP है वो ये है कि आप जो है लोगों को, सोसाइटी को बिल्कुल फ्री नॉलेज दे रहे हैं एकदम। और मैंने आपका YouTube देखा है, Facebook देखा है कि उसमें करोड़ों लोग फॉलोअर्स हैं आपके, तो उनको एक फ्री नॉलेज जा रहा है। उसी में से कुछ लोग आपके साथ आते हैं, जुड़ते हैं और उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट्स मिलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। सर अभी हम लोग जब बात कर रहे थे तो आपने एक सोशल सर्विस के बारे में बताया, तो ये उसका नाम आपने बताया था क्या, मैं भूल गया। पुण्य फाउंडेशन। तो ये आइडिया, वो आप स्टोरी सुना रहे थे, मैं चाहूंगा कि वो स्टोरी आप देखिए ऐसा है, मेरे को हो गया 27 साल इस ट्रीटमेंट को कराते हुए, और मैं जितना डायरेक्ट पेशेंट ट्रीट किया हूँ उससे 50 गुना पेशेंट हमारे लाइफस्टाइल वाले एडवाइस लेके ठीक हुए हैं। मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मैं 20 साल से आपको फॉलो करता हूँ, एकलव्य के हिसाब से आपके पास आया नहीं पर आपकी पूरी बात समझ गया हूँ मैं। और मैंने क्या किया, मेडिकल साइंस की चीजों को सरल बना दिया और लॉजिकल करके लोगों को प्रेजेंट किया, लोगों को समझ आने लग गई। तो हार्ट की बीमारी रिवर्सल लोग अपने आप भी करने लग गए। बहुत अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि और क्या हो सकता है। तो मुझे याद है थोड़े दिन पहले एक छोटा सा बात हमारे पास आई कि एक दोस्त, एक कहानी सा है, एक आदमी था, उसकी फ्रेंड की डेथ हो गई। तो उसने उसके दिमाग में आया कि इसका मतलब 60 साल मेरी भी उम्र हो गई, अब मेरा भी डेथ होने का चांसेस है। और वो सोचने लगता है कि क्या करूं, ये इतना धन दौलत पैसे जो इकट्ठा किया है इसका क्या करूंगा। फिर दिमाग में आता है कि इनको सबको ऊपर लेके जाऊं साथ में तो कैसा रहेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया, वो बोलता है ये हो जाएगा, वहीं एंजॉय कर लेंगे, चलो यहाँ तो कर ही रहे वहाँ भी कर लेंगे। और वो इंक्वायरी चालू करता है। अब से जिससे बात करे वो हंसता है, अरे यार कभी हुआ है क्या, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। पर वो बोलता है ना कुछ तरीका होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। जब वो इस तरह का बात ढूंढने लगा तो 2-4 साल निकल भी गए, कोई उसको मिला नहीं। फिर एक दिन एक फकीर मिल गया, साधु बाबा, उनसे बात हुई। उसने बोला मैं करवा देता हूँ। बोला हो जाएगा पूरा? बोला एकदम सारा। बोला कहाँ घूमे वर्ल्ड में? बोलता सब जगह घुमाओ। बोला अमेरिका गए हो? बोला हाँ, वहीं चलता है रुपीज? बोला नहीं, डॉलर में कन्वर्ट करता हूँ। इंग्लैंड? बोला पाउंड में करता हूँ। दुबई दिरहम में करता हूँ। तो वो बोलता है फिर एक काम कर, तुम ना इस पैसा स्वर्ग में चलेगा नहीं, तो इसको तुम पुण्य में कन्वर्ट कर लो और इसको खर्चा करके पुण्य जो बनाओगे ना वो ऊपर खाते में जमा हो जाएगा। बस उस दिन मेरे दिमाग में आ गया कि इसका मतलब है अब एक पुण्य का काम करते हैं। और मैंने पुण्य फाउंडेशन के नाम से फाउंडेशन खोला और इस फाउंडेशन को हमने ये प्लान बना के रखा है कि इंडिया के एक आदमी तक हार्ट के बारे में नॉलेज दूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा।
जो जुड़ना चाहे हमारे संग जुड़ ले Yes. और फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारी बातें हर आदमी तक पहुंचा दूंगा। और इसमें मेरे एफर्ट नहीं है, आजकल सोशल मीडिया है और बहुत फास्ट ग्रो करता है हर चीज़, और अगर फिजिकली भी जाके करना है तो लोग टीम बना देंगे। सर आपके साथ जो है ना, एक आपका बहुत बड़ा सपना है, आपका बहुत बड़ा विज़न है। आप हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के हर आदमी तक पुण्य फाउंडेशन की बात पहुंचाना चाहते हैं, पुण्य फाउंडेशन पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं लोगों से गुजारिश कर सकता हूं कि सर छाजेड़ सर इतना बड़ा काम कर रहे हैं और पुण्य फाउंडेशन के माध्यम से ये दुनिया के हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं जो अपना हार्ट हेल्थ सही रखना चाहता है। उन सब व्यक्तियों तक पहुंचना चाहते हैं जिनको हार्ट डिजीज़ है और वो उस बीमारी को रिवर्स करना चाहते हैं। तो मैं आज आग्रह करूंगा उन सब लोगों से जो सक्षम हैं और चाहते हैं कि सर के साथ हाथ में हाथ मिलाकर पूरी दुनिया की सेवा कर सकें। तो मैं गुजारिश करता हूं उन सभी लोगों से कि इस पुण्य फाउंडेशन में आप दिल खोल कर मदद करें। इनफैक्ट मैं ये भी चाहता हूं, खाली आदमी नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन, लायंस क्लब, लियो क्लब, रोटरी क्लब, कोई भी संस्था हो हमारे संग जुड़े। और हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें, हमारे पास ऑलरेडी इमामी फाउंडेशन है, M3M फाउंडेशन है, ये लोग हमारे संग जुड़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ हर संस्था को हम जोड़े। आज वर्ल्ड का और इंडिया का सबसे बड़ी बीमारी हार्ट की बीमारी, 100 में से 70 लोग हार्ट से मर रहे हैं, हार्ट की बीमारी हो रही है और 30 लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से। तो ये जो सारे के सारे को बचाया जा सकता है, हेल्थ केयर की बर्डन खत्म हो सकती है, तो ये चीज़ों को हम लोगों तक पहुंचा सकें तो एक बहुत बड़ा बात हो सकती है। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज यही है, हार्ट की बीमारी सॉल्वेबल है, इसको घावा बना के इतना डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जितने कारण है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारे चीज़ों को एक साथ कंट्रोल करना होगा। और इसके लिए हमारे वेबसाइट में www.saul.com में एक सेफ्टी सर्कल है, उसमें 17 डंडियाँ हैं एक सर्कल के अंदर और सब में 3 कलर है, रेड, येलो, ग्रीन। रेड मतलब ब्लॉकेज बढ़ा रहे हैं, येलो मतलब ब्लॉकेज रोक दिया, ग्रीन मतलब ब्लॉकेज घटा रहे हैं। तो अगर हर चीज़ को ग्रीन में ले आएंगे आप, तो आपका हार्ट का अटैक कभी नहीं हो सकता, हार्ट की बीमारी धीरे धीरे रिवर्स होता रहेगा। तो ये बेसिक चीज़ है और इसमें कोई पैसे खर्चा जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट पैसे बचेंगे क्योंकि आपका तेल का खर्चा, मीट का खर्चा सब खत्म हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर सारी कंट्रोल होने लगेगी। एक सिंपल सा मैसेज आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया की जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारियाँ हैं उनके पीछे सिर्फ 4 कारण हैं। पहला हमारा कारण है हमारा फॉल्टी फूड हैबिट्स, दूसरा कारण हमारा फॉल्टी लाइफस्टाइल, तीसरा कारण है परसिस्टेंट स्ट्रेस और चौथा कारण है पॉल्यूशन। इसके कारण से हमारे शरीर में वेरियस लेवल पे चेंजेस आते हैं। जो हमारा पहला चेंज आता है कि हमारे बॉडी में जितनी मोर देन 14 ट्रिलियन सेल्स हैं उनमें टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। दूसरा चेंजेस हमारा वाइटल ऑर्गन्स के लेवल पे आता है, वहाँ पे कंजेशन हो जाता है। उसमें हार्ट भी एक वाइटल ऑर्गन है जहाँ पे कंजेशन होता है। तीसरा जो चेंज आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के लेवल पे आता है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम स्लगिश हो जाता है। चौथा चेंज हमारा एसिड और एल्कलाइन लेवल पे आ जाता है, हमारे बॉडी में एसिडिक लोड बढ़ जाता है और हमारी बॉडी न्यूट्रिशनली कॉम्प्रोमाइज होती है। ये सारे कारण मिलके हमारे बॉडी, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से हमारे जितने भी सेल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। जब इन्फ्लेमेशन एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है उससे हमारा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है और इस मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने से हमारी जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं उनमें एक हार्ट डिजीज़ भी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। तो जो हमारा डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म है उसके कारण से हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे ही हम मेटाबॉलिज्म जो डिस्टर्ब हुई है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वैसे ही एक शरीर की टेंडेंसी होती है कि जैसे प्लाक फॉर्मेशन हो गया, उसके कारण से हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ब्लॉक हो गई। तो जैसे ही हम फेवरेबल कंडीशंस देते हैं तो बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि उसको फॉरेन सब्सटेंस समझ के उसको बाहर करने की कोशिश करती है। तो जो सर कर रहे हैं वो एक 10 कदम आगे है कि जो आपके शरीर के आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में प्लाक फॉर्मेशन हुआ है उसको भी रिमूव कर रहे हैं, साथ में कोलेट्रल्स भी डेवलप कर रहे हैं और साथ में EDTA थेरेपी है जो डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी है उसको करके इस प्रोसेस को एनहांस कर रहे हैं। तो सर एक बहुत ही यूनिक काम कर रहे हैं, वंडरफुल काम कर रहे हैं और सर का पूरी दुनिया में नाम है। मैं इसी के साथ सर आपको धन्यवाद देता हूं। आज मैं इस अवसर को, ये मुझे अवसर मिला है, ये मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है आपसे बात करने का और आपसे बात करने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।